चौहान बिला का दरवाज़ा खुला और अंदर आते ही एक जानी पहचानी मगर अब वो अजनबी सी खुशबू ने अंशुमन का स्वागत किया। 3 साल बाद वो आज वापस लौटा था। बरसों की नाराज़गी अब थम चुकी थी। वो फिर से उसी जगह आ रहा था जहां उसकी यादें अब भी सांस लेती थीं, जिंदा थीं। दरवाजे के अंदर पहला कदम रखते ही उसके चाचू प्लस बचपन के दोस्त शोभित सामने खड़े थे। अंशुमन बिना रुके दौड़कर उनके गले लग गया, जैसे तमाम गिले शिकवे एक पल में बह गए। शर्म नहीं आती तुझे? शोभित ने गले से अलग होते हुए उसे हल्की सी डांट के लपेटे में लिया। इस तरह नाराज होकर चला गया और एक बार भी किसी से बात करने की कोशिश नहीं की। अरे मैं तेरा बड़ा हूँ और अगर कुछ कह भी दिया तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या ज़रूरत थी? अंशुमन हल्के से मुस्कुराया। जानता हूँ, लेकिन आपने भी तो जरा नहीं सोचा। अपनी बेटी का ख्याल रखते हुए आपने मेरे साथ जो सलूक किया वो दोस्ती से परे था। खैर, अब शिकवे गिले दफन हो चुके हैं। चलिए ये बताइए, जो मैंने सुना है क्या वो सच है? वो थोड़ा आगे झुकते हुए संजीदगी से बोला। क्या सुना है तूने? शोभित ने आंखें तरेरी। सुना है कि आपकी लाडली बेटी किसी किसी गैर मर्द के साथ बोल्ड ब्राइडल शूट करने जा रही है। आप कैसे इजाज़त दे सकते हैं? उसके लहजे में हैरानी भी थी और तुर्शी भी। शोभित मुस्कुरा दिए। तो प्रॉब्लम क्या है? तू भी तो करता है। अगर वो कर लेगी तो क्या फ़र्क पड़ता है? अंशुमन की आंखें सुलग उठीं। प्रॉब्लम ये है कि वो शूट ब्राइडल ग्रूम वाला है और मुझे ये बिल्कुल गवारा नहीं कि मेरी बीवी किसी और की दुल्हन बने, चाहे नकली ही क्यों ना हो। मुझे बर्दाश्त नहीं होता। सो आप यही फ़ोटोशूट मेरे साथ करवा दीजिए, बात ख़त्म। शोभित ने उसे घूरते हुए मुस्कान दबाई। जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा, और वैसे भी इसमें तो फ़ायदा मेरा ही होगा। फ्री में हो जाएगा ना ये शो। शोभित की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अंशुमन ने एक स्टाइल में नकली कॉलर ठीक करते हुए कहा, ओ हेलो, मेरी मार्केट में बड़ी डिमांड है, समझे? मैं फ्री क्यों करूं? वो झट से बोला, आंखों में गुस्सा छलक रहा था। अच्छा अच्छा, तुम पैसे ले लेना, जितने तुम कहो। आप खुश? शोभित मुस्कुराकर बोले तो अंशुमन भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। चलो फिर करें जो करना है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर उसने शो में कोई भी गड़बड़ की ना तो मुझसे मत कहना, क्योंकि आपकी बेटी का मूड कभी भी बदल जाता है और फिर जब मेरा दिमाग पलटता है तो आपको पता है क्या होता है। उसने आंखें तरेरते हुए जल्दी से कहा, तू हैंडल करेगा हर हाल में, वरना मेरी और तेरी यारी ख़त्म। शोभित ने उंगली उठाकर धमकी दी। बहुत धमकियां देने लगे हैं आप। लगता है अब आपको लगाम डालनी ही पड़ेगी। फिर वो गहरी सांस लेते हुए सर्द लहजे में बोला, एक आप हैं जो मुझे ऐसे सुनाते रहते हैं और दूसरी तरफ वो आपकी जालिम बेटी जो मुझसे बात तक नहीं करती। शोभित ने ठंडी सांस भरते हुए उसकी तरफ देखा। ये सब तू अपने साथ खुद ही कर रहा है अंशु। तुझे याद है ना वो रात जब तू भूत बनकर उसके कमरे में गया था? अरे जान ही निकाल दी थी तूने मेरी बच्ची की, और अब तू कहता है कि वो डरती है तुझसे। अंशुमन अचानक कान खुजाने लगा और इधर उधर देखने लगा। हाँ, तो हकीकत में भूत नहीं था ना उस वक्त, ये बात वो भी जानती है, फिर भी आज तक मुझे समझती नहीं। उसकी आवाज़ भारी हो गई। शादी भी हो गई, अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया, फिर भी वो किसी बात को मानती ही नहीं। हर वक्त डरती रहती है, ऊपर से गुस्सा करती है जैसे मैंने उसे अपना बंधक बना लिया हो। उसका चेहरा और भी सख्त हो गया। लेकिन मैं आपको अभी भी साफ कह रहा हूँ, अगर इस बार उसने ऐसा वैसा कुछ किया ना जो मुझे नागवार गुजरा तो मैं उठा कर ले जाऊंगा उसे सीधा, चाहे जो हो जाए। वैसे अभी तूने क्या कहा कि तुम भूत नहीं हो? शोभित ने उसे घूरते हुए कहा। ये मत भूलो कि तुम किसी भूत से कम नहीं हो। इतने शरारती थे तुम कि मेरी मासूम सी नाजुक सी बच्ची की जिंदगी हराम कर दी थी। वो इतनी डरी रहती है कि आज भी तुम्हारा नाम सुनती है तो सहम जाती है। वैसे ये बात तो है। अंशुमन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मासूम तो बहुत है वो। इतना कहकर वो मुस्कुराता हुआ उठकर खड़ा हुआ और अंदर की ओर बढ़ गया। अगली शाम उनके होटल में ब्राइडल ग्रूम फैशन शो का शानदार इंतजाम किया गया। इस पूरे फंक्शन को शोभित ने खुद अरेंज किया था। नैना भी वहाँ पर मौजूद थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि सालों बाद वो आज फिर अंशुमन से मिलने वाली थी। इसीलिए वो तय समय से पहले ही सेट पर पहुँच चुकी थी। सारे इंतजाम पूरे करने के बाद उसने गहरी निगाह चारों ओर डाली थी, ये देखने के लिए कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई।
फिर वो राहत की सांस लेकर आराध्या के कमरे की ओर बढ़ी और अंदर आकर बेचैनी से सोफे पर बैठ गई, जबकि आराध्या मेकअप कर रही थी। आराध्या को खुद से मेकअप करना पसंद था, किसी से करवाने का शौक नहीं था। यार जल्दी से आउटफिट पहनने में मदद करो, उसने नैना से कहा। तो नैना ने मुस्कुराते हुए उठकर उसकी डोरियां बांधी और फिर लहंगा पहनाने में उसकी मदद करने लगी। भगवान कसम आराध्या, तुम्हारे वजन से ज़्यादा इस लहंगे का वजन है। इतना हैवी कौन पहनता है? मुझे तो लग रहा है तुम स्टेज पर जाकर गिर जाओगी। मेरी मानो तो छोड़ दो ये लहंगा, नैना ने मजाक उड़ाते हुए कहा। आराध्या ने सर झटका। पहनना तो पड़ेगा यार, लेकिन सच बताऊं मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी ड्रेसेस बनाई क्यों जाती हैं और दुल्हन को हमेशा यही पहनना क्यों ज़रूरी होता है। कुछ सिंपल क्यों नहीं हो सकता? अरे ज़िंदगी में कुछ एडवेंचर होना चाहिए ना। सिंपल ड्रेस और हैवी बाइक पर ड्राइविंग, सुहागरात की जगह एंजॉयमेंट, सच में मज़ा आ जाए। फिर तो हमेशा से हसरत रही है कि मैं किसी हैवी बाइक पर हवाओं से बातें करती जाऊं, लेकिन पता नहीं मेरा ये सपना पूरा होगा या नहीं। वो लगातार बोलती जा रही थी और दरवाजे पर खड़ा अंशुमन चौहान अंदर से सब कुछ सुन रहा था। आराध्या को देखते हुए उसकी आंखों में वही पुरानी बेखुदी लौट आई थी। वैसे तुम्हारे पतिदेव ने ये डिजाइन बहुत पसंद किया है, नैना ने हंसते हुए कहा। अब उसी से पूछ लेना कि उसे भी ये टिपिकल दुल्हन वाले ड्रेस पसंद है या नहीं। फिर चुटकी लेते हुए बोली, वैसे मेरे ख्याल में दुल्हन को ऐसे ही हैवी ड्रेस पहननी चाहिए। एक दिन ही तो होता है दुल्हन बनने का, कुछ अलग होना चाहिए ना। और रही बात बाइक की, तो वो तो भाई तुम्हारा पति ही करवा सकता है, क्योंकि उसी के पास हैवी बाइक भी है। नैना की बात पर आराध्या खामोश हो गई। क्या हो रहा है अंदर? शोभित अचानक अंदर कमरे में दाखिल हुए। डैड मैं तो बस रेडी हूँ, अब सिर्फ एंट्री करनी है। और सागर आ गया? आराध्या ने पूछा। दरअसल सागर की कोई शूटिंग थी, अब उसकी जगह दूसरा मॉडल है। तुम जैसे ही स्टेज पर पहुंचोगी वो मॉडल वहीं तुम्हें ज्वाइन करेगा, शोभित ने बताया। आराध्या ने अनमने ढंग से सिर हिलाया। जैसे ही रैंप पर पहुंची, कुछ देर बाद एक सेहरा सजाए मॉडल उसके साथ आकर खड़ा हुआ। ये क्या पहन रखा है? उसने चौंकते हुए कहा। इट्स ऑफिशियल सनशाइन बेबी। अंदर से एक पतली सी आवाज़ आई। ये कैसी आवाज़ निकाल रहे हो? और आइंदा से ये बेबी बेबी मत बोलना, आराध्या झल्लाकर बोली। फिर दोनों ने साथ में स्टेज पर रैंप वॉक की। मीडिया की नज़रें खींचकर उनकी तरफ आईं। कैमरे की फ्लैश में जब वो स्टेज पर आई तो उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। प्लीज़ ये सेहरा हटाइए, एंकर ने कहा। जैसे ही मॉडल ने सेहरा हटाया, आराध्या की सांसें थम सी गईं। सामने अंशुमन था, जिससे वो इतने दिनों से नज़रें चुराती रही। आज वही उसके साथ खड़ा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, हाथ पैर कांपने लगे, उसका पूरा शरीर जैसे ठिठक गया। अंशुमन की मुस्कुराहट में वो पुरानी मोहब्बत, वो अधूरी कहानी अब फिर से जिंदा होती दिख रही थी। संभालो खुद को, वरना तुम्हारे डैड का लाखों का नुकसान होगा। ये इवेंट उनकी कंपनी का सबसे बड़ा इवेंट है। वो चेहरे पर मुस्कान सजाए हाथ से ऑडियंस की तरफ फ्लाइंग किस देता हुआ उसकी कमर में अपना बाजू कसते हुए फुसफुसाया। आराध्या ने खुद को जैसे तैसे संभाला और दोबारा रैंप वॉक के लिए स्टेज पर लौटी। इसके बाद उसका सोलो रैंप वॉक था, जो उसने बेहद नरमी से पूरा किया और फिर पलट कर वापस चली गई। तभी एक और मॉडल आ गई और आराध्या अपने चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा बंद करते ही उसने 2-3 गहरी सांसें लीं और अपना दुपट्टा उतार कर एक और रख दिया। वो बैग की डोरी खोलने लगी, लेकिन उसकी उंगलियां गांठ तक पहुंच नहीं पा रही थीं। मैं ट्राई करूं? उसके पीछे से एक आवाज़ आई तो वो चौंक गई, घबराकर पलटी और सामने सोफे पर बैठे अंशुमन को देखकर उसकी टांगों से जान निकल गई। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि किसी को पुकार सके। जैसे ही वो उठकर उसके पास आने लगा, वैसे वैसे उसका डर बढ़ता गया। प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास मत आना, वो कांपती आवाज़ में बुदबुदाई और पीछे हटने लगी, लेकिन दीवार से टकराकर रुक गई। अंशुमन उसके और करीब आया, दोनों हाथ उसके दाएं बाएं रखकर चेहरे के करीब झुका तो आराध्या ने आंखें जोर से बंद कर लीं, जैसे कोई कबूतरी बिल्ली को देखकर आंखें मूंद लेती है, ये सोचकर कि शायद अब बच जाएगी। उसके पास आते ही अंशुमन ने उसकी कमर में हाथ लपेटा और एक झटके से उसकी सारी डोरियां खोल दी। अगर तुमने दोबारा ऐसा कोई बैकलेस ड्रेस पहना या किसी और मर्द के साथ इस तरह का बोल्ड फोटो शूट किया तो फिर याद रखना, मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। वो उसके माथे से माथा टिकाकर
बर्फ जैसे ठंडे लहजे में बोला। आराध्या की आंखें छलक आईं। वो अचानक उसके चेहरे के और पास झुका। अब अगर तुम्हारा एक भी आंसू गिरा तो अच्छा नहीं होगा। वो उसके गालों पर लुढ़कते आंसुओं को अपने होठों से चुनते हुए बोला। आराध्या उसके इस एहसास से इस कदर पिघल गई कि उसकी हिचकी निकल गई। अंशुमन ने उसकी गर्दन थामकर उसका चेहरा करीब किया और उसके कांपते नरम होठों को अपनी पकड़ में ले लिया, जबकि आराध्या ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह उस पर कब्जा कर चुका था। कुछ पल के बाद अंशुमन उसे छोड़कर थोड़ा पीछे हुआ, फिर उसे पलटाकर अपनी छाती से चिपकाया, उसके पेट पर अपनी बाहों का घेरा बनाते हुए उसे आईने में देखने लगा। आराध्या, लुक एट मी, उसने थोड़ी रुककर गंभीर लहजे में कहा। आराध्या ने अपनी पलकों की झालर उठाकर देखा, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी उससे डरकर फिर से नजरें झुका लीं। चलो जल्दी से ड्रेस चेंज करो और फोटोशूट पूरा करते हैं। और हाँ, खबरदार जो रोई तो। इधर आंसू गिरा, उधर सितम ढहेगा। अंशुमन ने उसके होठों को उंगली से छूते हुए कहा तो आराध्या अपने होंठ भींच कर रह गई। जैसे ही वो बाहर निकला, आराध्या के आंसू फिर से बह निकले। वो दौड़ती हुई खुद को बाथरूम में बंद कर गई और वॉश बेसिन पर झुककर चेहरा धोने लगी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मुश्किल से अपने आप को काबू में करती वो बाहर आई तो मेकअप आर्टिस्ट आ चुकी थी। उसने दोबारा मेकअप किया और आराध्या भारी भरकम ड्रेस को संभालती हुई फोटोशूट रूम में पहुंची। वहां जबरदस्त डेकोरेशन की गई थी। अंशुमन भी उसके ही जैसे कलर का आउटफिट पहनकर आ चुका था। फिर अलग अलग पोज में उनका फोटोशूट शुरू हुआ, जो काफी बोल्ड भी था। मगर इस दौरान आराध्या अंदर से किस हाल में थी, ये शायद वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। एक तरफ डर और दूसरी तरफ एक मीठा सा एहसास। अंशुमन के स्पर्श से उसकी धड़कनें इतनी तेज हो रही थीं कि उसे लग रहा था दिल सीने से बाहर आ जाएगा। फोटोशूट खत्म होने के बाद अंशुमन अपनी सॉन्ग की रिकॉर्डिंग के लिए चला गया और वो ड्राइवर के साथ घर वापस लौट आई। रात के खाने पर सब लोग एक साथ बैठे थे और तभी शोभित ने अचानक दोनों की शादी की बात छेड़ दी। आपने तो मेरी जबान की बात छीन ली। आप जब कहेंगे मैं बारात लेकर आ जाऊंगा, अंशुमन ने आराध्या की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा। आराध्या के चेहरे पर एक पल में रंग आ रहे थे तो दूसरे पल जा रहे थे, लेकिन अंशुमन जानता था वो चाहे जितना भी इनकार करे, इस बार वो उसे अपनी मोहब्बत से मना ही लेगा। बस यही सोचकर उसने प्यार से कोशिश करने की ठानी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो गुस्से में सब कुछ बिगाड़ने वाला था। खाना खाने के बाद सब लोग आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए, जबकि आराध्या बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी। क्या हुआ बेटा, कुछ बोलना है आपको? हाँ बोलना है। प्लीज़ डैड, मुझे नहीं करनी उससे शादी, मुझे डिवोर्स चाहिए, वो गुस्से में बोली तो शोभित का चेहरा तमतमा गया। बस बहुत हो गई आपकी मनमानी, अब मैं आपकी किसी भी बात को नहीं मानूंगा। जो फैसला कर दिया वही होगा, और शादी कोई खेल नहीं होती कि जब मर्जी कर लो और जब मर्जी चाहे तोड़ दो, शोभित ने सख्त लहजे में कहा। ये सुनकर वो रोती हुई अपने कमरे की तरफ भाग गई। दूसरी तरफ अंशुमन कल से बहुत खुश था, लेकिन जब से शादी की बात चली थी आराध्या ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वो उसकी राय जानने के लिए उसके कमरे की तरफ चल पड़ा। गुनगुनाता हुआ जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, अंदर से आई आवाज़ पर उसका हाथ रुक गया। प्लीज़ नैना, डैड को तुम ही समझाओ ना, मुझे नहीं करनी शादी अंशुमन से। मैं तो डर के मारे डिवोर्स का नाम ले बैठी और अब वो मुझसे बात तक नहीं कर रहे, वो रोते हुए कह रही थी, जबकि बाहर खड़ा अंशुमन पत्थर बन गया। अगले ही पल वो एक झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर आराध्या घबरा गई और जल्दी से कॉल काट दी। मैं वो कुछ बोलना चाह रही थी, मगर उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। चाहती क्या हो तुम? क्या समझ रखा है मुझे? पागल दीवाने की तरह तुम्हारे आसपास मंडराता हूँ, हर हाल में तुम्हें जानने की समझने की कोशिश करता हूँ, और तुम मुझसे भागती रहती हो, और आज तो तुमने हद कर दी। मैं तो कल रात से हमारे मिलन के सपने देख रहा था और तुमने एक ही पल में उन्हें चकनाचूर कर दिया। अंशुमन ने उसे कंधों से पकड़ते हुए कहा। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई तेजी से वॉशरूम की ओर भागी, मगर अंशुमन उससे पहले ही पहुंच गया और दरवाज़ा बंद करने से पहले अंदर घुस आया और फिर दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। वो डरी हुई पीछे हटी। वो एक एक कदम उसकी ओर बढ़ा तो वो डर से पीली पड़ गई। प्लीज़ मेरे पास मत आओ, वो हिचकियों के बीच सिर हिलाते हुए बोली। जैसे ही वो पास पहुंचा, वो चेहरा हाथों में छुपाकर और भी शिद्दत से रोने लगी।
अंशुमन ने उसे कंधों से पकड़कर दीवार से लगाया। उसकी कमर शावर के बटन से लग गई और छत से पानी झरझर गिरने लगा। आराध्या ने डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं, जबकि अंशुमन ने उसका एक हाथ कमर में लपेटा, दूसरा दीवार पर रखा और फिर एक झटके में उसके होठों को अपनी पकड़ में ले गया। वो उसे धक्का देने की, दूर करने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर अंशुमन की शिद्दत हर हद पार कर रही थी। प्लीज मेरा सांस। उसके टूटे शब्द निकले तो अंशुमन कुछ पल के लिए पीछे हट गया। आइंदा अगर तुम्हारे मुंह से तलाक का नाम भी निकला तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। अभी तक मेरी नरमी देखी है, लेकिन मेरे गुस्से से अब तुम अनजान भी नहीं हो। मेरे अंदर बहुत आग है आराध्या, और मेरा दिल तुम्हारे लिए बेकरार है। आज जो किया वो मेरी शिद्दत का सिर्फ 1% था। अगली बार अगर इनकार किया तो अपने इस बेचैन दिल को राहत देने में एक पल नहीं लगाऊंगा, और मेरी शिद्दत सहना तुम्हारे बस की बात नहीं। उसने उसके होठों पर हल्के से उंगली फिराते हुए गहरे अंदाज में कहा तो आराध्या ने निगाहें झुका लीं। कल शादी की शॉपिंग करते हैं, हर ड्रेस तुम चुनोगी। वो उसके गुलाबी गाल को छूते हुए बोला। वो चुप रही। तुमने जवाब नहीं दिया। उसने उसकी ठोडी पकड़ते हुए चेहरा ऊपर किया और इस बार सख्त लहजे में कहा, जी जी ठीक है। वो धीमी आवाज में बोली तो उसने उसके माथे पर प्यार किया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। सूरज चौहान के 2 बेटे थे, शोभित चौहान और नीलेश चौहान। चौहान खानदान शोभित से संबंध रखता था। सूरज चौहान और उनकी पत्नी भी बहुत अच्छे अभिनेता रह चुके थे। आगे चलकर नीलेश चौहान को प्रोड्यूसर और एंकर बनने का जुनून सवार हुआ तो वहीं शोभित ने मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया। नीलेश की शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही उनके आंगन में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। पूरा खानदान बहुत खुश था, क्योंकि ये उनके घर का पहला बच्चा था और ऊपर से 3 पीढ़ियों के बाद बेटी ने जन्म लिया था। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिक ना पाई। जन्म के तीसरे दिन ही वो नवजात बच्ची सबको छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। नीलेश चौहान की पत्नी की डिलीवरी में कुछ जटिलताएं आ गई थीं और डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अब वो दोबारा मां नहीं बन सकती। ये चौहान परिवार के लिए गहरा सदमा था। वक्त के साथ जख्मों पर पड़ते तो पड़ गई, लेकिन भीतर भीतर ये दर्द नासूर बन गया। नीलेश और उनकी पत्नी औलाद के गम में धीरे धीरे टूटने लगे थे। एक दिन शोभित के शूट के दौरान एक बैक डांसर जो कई सालों से उनके साथ काम कर रही थी, रोती हुई उनके पास आई। उसका नाम अनीता था। कहने लगी, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन से ही बच्चा बाहर निकलेगा, लेकिन मेरे पास ऑपरेशन के लिए इतने पैसे नहीं हैं। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरी और मेरे बच्चे दोनों की जान को खतरा है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। और फिर शोभित ने बिना एक पल गवाए अनीता को एक अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। लेकिन जो भगवान की मर्जी होती है उसे कोई बदल नहीं सकता। ऑपरेशन के दौरान ही अनीता की हालत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन अनीता के लिए उम्मीद छोड़ दी। अनीता ने आखिरी बार शोभित से मिलने की इच्छा जताई, और जब वो उसके कमरे में पहुंचे तो अनीता ने रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने अपने बच्चे को जिंदगी तो दे दी, लेकिन आगे उसका सहारा कौन बनेगा मुझे नहीं पता। मरना चाहती हूँ, लेकिन सांस भी नहीं निकल रही। मेरी तकलीफ को कम कर दो। मेरे बेटे को अपनी गोद में ले लो, उसके सिर पर अपना हाथ रख दो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। मैं तो संजय के आने की आस लगाए बैठी थी और मरते दम तक भी मेरी आस टूटी नहीं। एक दिन संजय अपने बेटे के पास जरूर पहुंचेगा और उस दिन मेरे बेटे को उसके बाप के हवाले कर देना। संजय से कहना, मरते दम तक मैंने उसका इंतजार किया था। शोभित एक मुश्किल में फंस चुका था। अभी तो उसकी खुद की शादी भी नहीं हुई थी। वो कैसे किसी बच्चे को गोद ले सकते थे? लेकिन तड़पती हुई अनीता को वो मना नहीं कर पाए। उन्होंने वादा कर लिया, और वादा सुनते ही अनीता ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके बाद शोभित उस नन्हे से बच्चे को अपनी हवेली ले आए। सूरज चौहान ने बच्चे को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाप का ही पता नहीं ऐसे नाजायज बच्चे को अपने खानदान में नहीं रख सकता। लेकिन जब नीलेश की पत्नी शोभा ने उस नन्हे से बच्चे को देखा तो उनका दिल पिघल गया। ममता जाग उठी। उन्होंने तुरंत बच्चे को गोद में उठा लिया और अपने ससुर के सामने जाकर खड़ी हो गई। पापा जी, बच्चे तो मासूम होते हैं। जिस हाल में इसका जन्म हुआ इसमें इसका क्या कसूर है? मैं इसे माँ का प्यार दूंगी। नीलेश इसे बाप का नाम देंगे, है ना नीलेश? पास खड़े गुमसुम नीलेश को देखकर शोभा ने अपने आंसू पोंछे। नीलेश की आंखों में भी चमक लौट आई।
बहू और बेटे की आंखों की चमक देखकर सूरज चौहान का गुस्सा ठंडा पड़ गया और इस तरह वो मासूम बच्चा शोभा की गोद में पलने और परवरिश पाने लगा। शोभित भी ये देखकर बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने अब पहली बार उस मासूम से बच्चे को अपनी गोद में एक एहसास के साथ उठाया था और उसके माथे को चूम लिया। वो उसके इस कदर दीवाने हो गए कि अब तो उसे हर वक्त अपने करीब रखते। वो अभी छोटा ही था मगर शोभित से इस कदर अटैच हो चुका था कि हर वक्त उन्हें अपने आसपास चाहता। जिस दिन अंशुमन को शोभित कहीं नजर नहीं आते वो रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लेता। फिर जब वो 5 साल का हुआ तब शोभित की शादी हो गई। शादी के 1 साल बाद नन्ही सी शहजादी आराध्या ने जन्म लिया और सब बेटी के होने पर और भी दीवाने हो गए। 3 पीढ़ियों के बाद किसी बेटी का जन्म हुआ था। पहले नीलेश के यहाँ बेटी हुई थी जिसे भगवान ने फौरन अपने पास बुला लिया था और अब वही नन्ही परी दोबारा लौट आई थी, इसलिए एक बड़ा जश्न मनाया गया। शोभित हर वक्त अपनी जान से प्यारी बेटी के साथ रहते और यही बात 6 साल के मासूम अंशुमन को जरा भी पसंद न आती। उसे वो नन्ही सी गुड़िया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो उसे चिढ़ाने लगा और जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसे तंग भी करने लगा। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे थे और जब अंशुमन 12th क्लास में था तो बड़े ही प्यार से अंशुमन को सारी सच्चाई बताई गई थी, क्योंकि कोई भी उसे अंधेरे में रखना नहीं चाहता था। लेकिन सच्चाई सुनकर अंशुमन पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसने अपनी माँ की गोद में सर रखकर सिर्फ इतना कहा था, मेरा पास्ट क्या था मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरा प्रेजेंट ही मेरी असल हकीकत है। किसी ने अंशुमन को कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो इस खानदान का खून नहीं है। जब आराध्या 10वीं की छात्रा थी तब अंशुमन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। जिस दिन आराध्या का 10वीं का रिजल्ट आया उसी दिन अंशुमन ने उसे डराने के लिए एक योजना बनाई। वो स्कूल में एक हॉरर ड्रामा कर रहा था जिसमें उसने एक प्रेत आत्मा का किरदार निभाया था। उसी भेष में वो आराध्या को डराने पहुंचा और वो इस कदर डर गई कि बेहोश हो गई। उसकी बेहोशी पर अंशुमन की जान निकल गई थी। उसी दिन उसे यह एहसास हुआ कि वो आराध्या से प्यार करने लगा है। जब आराध्या को होश आया तो सबकी जान में जान आई, मगर उसी दिन उसे शोभित ने बहुत डांटा था, लेकिन उसने किसी की डांट का बुरा नहीं माना बल्कि सबके सामने माफ़ी मांगी। 2 साल बाद MBA पूरा करते ही वो स्टडी के लिए लंदन चला गया। वहाँ से 2 साल बाद जब वापस लौटा तब तक उसका BSc पूरा हो चुका था और वो अपनी माँ के साथ उनकी फैशन इंडस्ट्री में काम करने लगी थी। उसी दिन एक पार्टी में जब उसने लाइट पर्पल लॉन्ग मैक्सी पहनी तो अंशुमन उसे देखकर दीवाना हो गया। जब उसने अपने मन की बात अपने माँ बाप के सामने रखी तो वो खुश हो गए और दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया गया। पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया तो या तो 1 दिन बाद का था या फिर 1 साल बाद का, क्योंकि दोनों की कुंडली में कोई दोष आ रहा था। सबकी सलाह से तय हुआ कि अगले दिन ही सादगी से शादी कर देते हैं और फिर उसके बाद विदाई धूमधाम से होगी। शादी के बाद जब अंशुमन शोभित से मिलने उनके कमरे में आया तो अंदर से आती आवाज़ों पर वो दरवाजे के पास ही रुक गया। तुम अंशुमन के साथ बहुत खुश रहोगी बेटा। मुझे मालूम है मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकती। जब भी उसे देखती हूँ मुझे डर लगता है। बचपन से ही वो बहुत गुस्से वाला है, मेरी उससे कभी नहीं बनी, वो झुंझलाकर बोल रही थी। अब वो वैसा नहीं है बेटा, और अगर ये बात थी तो पहले इनकार कर देती। शादी के बाद इनकार सही नहीं होता। शोभित जी ने सख्त लहजे में कहा। मुझे आपका मान नहीं तोड़ना था डैड, इसीलिए शादी कर बैठी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ, मैं तो उसके पास आने के ख्याल से ही डरने लगती हूँ। दिल बुरी तरह धड़कता है, वो रोते हुए बोली। बाहर खड़े अंशुमन ने जोर से होंठ खींच लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तो बस बचपन में ज़्यादा गुस्से वाला था, लेकिन अब वो काफ़ी बेहतर हो चुका है। पसंद भी करता है तुम्हें और ख़ुद अपनी मोहब्बत का इकरार किया है। उसके पसंद करने से कुछ नहीं होता डैड, मुझे भी तो वो पसंद आना चाहिए ना। मैंने ऐसे ही जज्बाती अंदाज में हाँ कर दी और बहुत गलत हो गया। अब मैं क्या करूँगी? क्या पूरी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के लिए कुर्बान कर दूँ जिससे मुझे नफ़रत है, जिसे मैं देखना भी नहीं चाहती। आपको पता है ना, 2 बार उसकी वजह से बेहोश हुई हूँ। एक बार जब उसका मग टूटा और उसके चिल्लाने पर मैं बेहोश हो गई थी। दूसरी बार जब उसने हॉरर मूवी देखने के बाद आत्मा बनकर मुझे डराया था। मेरी तो पूरी ज़िंदगी डर के साए में गुजरेगी, वो चिल्लाकर बोली। ये सब सुनकर अंशुमन ने अपनी मुट्ठियाँ जोर से बंद कर लीं। इससे ज़्यादा सुनने की उसमें हिम्मत नहीं थी।
वो एक झटके से मुड़ा और वहाँ से अपने कमरे की ओर चला गया। पूरी रात वो कमरे में बैठा सिगरेट पीता रहा और अपना दिल जलाता रहा। और अगले दिन ही उसने ये इरादा कर लिया कि वो आराध्या का दिल जीत कर रहेगा। वो हर रोज अब उसके लिए गुलाब के फूल लाकर उसके तकिए के पास रख देता, मगर वो बेदर्दी से उठाकर उन्हें खिड़की से बाहर सड़क पर फेंक देती। गुस्सा तो बहुत आता मगर बर्दाश्त कर लेता। वैसे भी अब वो उस पर गुस्सा करके उसे खुद से और ज़्यादा दूर नहीं करना चाहता था। फिर एक दिन वो उसके लिए एक बेहद खूबसूरत ड्रेस लेकर आया, मगर अगले ही दिन वही ड्रेस नौकरानी ने पहन रखी थी। ये देखकर वो आग बबूला होता कमरे की ओर बढ़ा। हमेशा की तरह दरवाज़ा अंदर से लॉक था। दरवाज़ा खोलो आराध्या, वरना मैं तोड़ दूंगा। उसके चिल्लाने पर सब लोग एक एक करके वहां पहुंच चुके थे। हुआ क्या है, किस बात पर गुस्सा हो? शोभित ने हैरानी से पूछा। सब बता दूंगा, फिलहाल मुझे उससे बात करनी है। दरवाज़ा खुलवाइए, उसने सर्द लहजे में कहा। शोभित ने आवाज़ दी और जैसे ही उन्होंने पुकारा, आराध्या दरवाज़ा खोलकर तेजी से बाहर आई और अपने पापा के सीने से लग गई। तुम्हारी बदतमीजियाँ बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। मुझे और मत आजमाओ, वरना मैं क्या कर बैठूं मुझे खुद नहीं पता। वो इंतहाई कड़वे शब्दों में बोला तो आराध्या सहम कर रोने लगी। शोभित उसके आंसू देखकर तड़प उठे। बहुत हो गया अंशुमन, चुप हो जाओ, वरना मैं कुछ सख्त कदम उठा लूंगा। शोभित ने सख्त लहजे में कहा। कहिए ना, आप भी कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। वाकई मुझसे अपनी बेटी के लिए फैसला लेने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा तुम इसे मोहब्बत करते हो तो किसी दिन अपनी मोहब्बत में इसे मना लोगे, मगर तुमने तो इसे अपना गुलाम समझ लिया। शोभित ने गुस्से से कहा। अंशुमन ने लाल अंगारा आंखों से उसे देखा। मैं तो पिछले 3 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, मगर इस पत्थर दिल की मूरत ने मेरे दिल का भी बुरा हाल कर दिया। मैंने 2 घंटे लगाकर इसके लिए शॉपिंग की और उसने वो ड्रेस निकाल कर नौकरानी को दे दी। वो दांत पीसते हुए बोला। शोभित ने पहले उसे और फिर आराध्या को हैरानी से देखा। क्या ये सच है? शोभित ने सख्त लहजे में पूछा। तो उसने होंठ चबाते हुए धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। क्यों किया तुमने ऐसा बेटा? शोभा जी ने भी उदास अंदाज में पूछा। आंटी, वो बहुत लूज थी, आपने देखा है ना। वो ड्रेस संगीता को भी लूज आ रही थी, तो मुझे भी पहनते हुए बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी, इसीलिए मैंने उसे दे दी। अगर लूज थी तो उसे तंग कर लेती। डिज़ाइन तो पसंद आया था ना, सिलाई करना भी जानती हो, मशीन से टाइट कर लेती। इस तरह नौकरानी को देखकर तुमने अंशुमन के जज्बातों की तौहीन की है, उसका मान तोड़ा और हमारा भी। हमने तुम्हारी परवरिश इस तरह की हरकतों के लिए तो नहीं की थी ना। इस बार उसकी माँ अर्पिता जी ने भी सख्त लहजे में कहा। सॉरी मामा, वो सर झुकाकर बोली। सॉरी मुझे नहीं, अंशुमन से कहो। मुझे इसकी माफ़ी की ज़रूरत नहीं और ना ही अब इसकी ज़रूरत है। अब मुझे ब्रेक चाहिए। अंशुमन कड़वाहट से बोला और फिर वहाँ से निकल गया। अगले दिन जब उसने बैग पैक कर बाहर निकला, तब सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। किधर जा रहे हो तुम? चलो अंदर जाओ, बैठकर बात करते हैं, शोभित जी ने कहा। आपको खुश होना चाहिए कि फाइनली आपकी बेटी की ज़िंदगी से जा रहा हूँ। आपने ही तो कल कहा था कि आपसे फ़ैसला लेने में गलती हो गई। अब आप अपना फ़ैसला सुधार लीजिए, वो तंज भरे लहजे में बोला। अरे यार, गलत बात मत करो, कहीं नहीं जाएगा तू, शोभित ने उसका बैग पकड़ते हुए कहा। प्लीज़ जाने दीजिए, वरना या तो मैं पागल हो जाऊंगा या फिर आपकी बेटी को ही मार दूंगा, वो गुस्से से बोला था। मुझे पता है तुम उसे मार नहीं सकते, शोभित ने कहा। तो फिर आपकी बेटी मुझे तड़पा तड़पा कर मार देगी। जाने दीजिए यार, अब अपना अपना करियर हम खुद बनाएंगे, वरना एक दूसरे से हमेशा उलझते ही रहेंगे। जाने दो शोभित इसे, शायद आराध्या को इसके दूर जाने से ही इसका एहसास हो, नीलेश जी ने कहा। तो सभी चुप हो गए। फिर वो वहाँ से निकल गया। 3 साल में वो एक बहुत अच्छा सिंगर बन चुका था। उसका एक नाम था जिसका डंका बजता था। इन 3 सालों में वो काफ़ी बदल चुका था, लेकिन नहीं बदली थी तो उसकी मोहब्बत, उसकी आराध्या। शायद उसके जज्बातों में वो ताकत ही नहीं थी कि वो उसका दिल बदल सकता। और आज जो हुआ उसके बाद वो बहुत गुस्से और बेबसी से भरा हुआ महसूस कर रहा था। वो गाड़ी से निकला और उसके बोनट से टेक लगाकर सिगरेट सुलगा ली। अब बस बहुत हो गया तमाशा। अब तुम मेरी शिद्दत से ऐसे परिचित होगी कि तुम्हें मेरे बिना सुकून नहीं मिलेगा। तुम मेरी मोहब्बत में कैद होकर मेरी बाहों में खुद ही टूट कर बिखर जाओगी। अब तुम्हें कोई भी छूट नहीं, वो दिल ही दिल में बड़बड़ाया। फिर सिगरेट जमीन पर पटक कर पाँव से मसलते हुए
गाड़ी में आकर बैठ गया और फिर रफ ड्राइविंग करता हुआ घर पहुंचा। अपने कमरे में आकर फ्रेश होने के बाद वो कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में आया तो सामने खड़ी रोजी को देखकर चौंक गया। क्या बात है मिस रोजी, आप इस टाइम क्या बना रही हैं? उसने चौंक कर पूछा। आराध्या मैम को भूख लगी थी तो उन्होंने नूडल्स बनाने को कहा, वही बना रही हूँ। वो जल्दी से बोली। आप एक काम कीजिए, ये रहने दीजिए, मैं खुद बना लेता हूँ, आप जाकर आराम कीजिए, उसने नरमी से कहा तो रोजी ने सर हिलाया और वापस लौट गई। उसने जल्दी से नूडल्स बनाए और आराध्या के कमरे में आया। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, आराध्या का उसे देखते ही रंग सफ़ेद पड़ गया। वो धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया, नूडल्स की प्लेट उसके सामने रख दी। भूख लगी थी तो खुद बना लिया करो, इतने छोटे मोटे काम के लिए आधी रात को बेचारी नौकरानी को क्या तंग करना, वो भी इंसान होती हैं, उन्हें भी नींद आती है। तुमने तो सुबह देर तक सोना होता है लेकिन उन्हें तो सुबह सुबह उठना होता है। वो बोलते हुए उसकी अच्छी खासी क्लास ले गया। आप रहने देते, मैं वैसे ही सो जाती। वो चुपके से बोली। मेरी बीवी भूखी हो और मैं उसे ऐसे ही सोने दूं, ये कैसे हो सकता है? और मुझे तुम्हारे लिए बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, तुम जान लो मैं तो बस सीधा साधा सिंपल सा बंदा हूँ, अपने काम खुद कर लेता हूँ। तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ जो शहजादों की तरह ज़िंदगी जी हो। एक लंबा वक्त बाहर गुजारा है और अपने लिए हर काम खुद किया है। मेरे लिए ये सब कुछ अहमियत नहीं रखता, मैं तो झाड़ू पोंछा तक कर लेता था। वो आज न जाने क्यों इतना बोल रहा था और साथ ही आराध्या के लिए बनाए गए नूडल्स भी खा रहा था। आराध्या उसे हैरानी से देख रही थी। जो नूडल्स उसके लिए बनाकर लाया था अब वो खुद ही बड़े चाव से खा रहा था। वो भी इतने बड़े बड़े निवाले और बाउल एकदम खाली होता जा रहा था। वो दिल ही दिल में झंझनासी गई, मगर उसे कहने की हिम्मत कहाँ थी। अरे तुम खा क्यों नहीं रही, ख़त्म हो जाएंगे, चलो मैं खुद खिलाता हूँ। कहते हुए उसने चम्मच भरकर उसके मुंह के पास किए। उसने थोड़ा सा मुंह खोला। अरे इस नन्हे से मुंह में नूडल्स कहाँ जाएंगे? इतना सा चिड़िया की तरह मुंह खोलकर नूडल्स कौन खाता है? दो चीज़ें हमेशा बदतमीजी से खानी चाहिए, एक तो नूडल्स, क्योंकि ये लंबे बहुत होते हैं, ये चम्मच भरकर पूरा मुंह खोल कर डालो तभी अंदर जाते हैं और आधे नीचे लटक जाते हैं, इन्हें सड़ सड़ करके अंदर निगलो। कहते उसने खुद ही चम्मच भरकर मुंह में डाला और उन्हें खाने का तरीका बताया, जबकि आराध्या होंठ भींच कर रह गई। तुमने दूसरी डिश के बारे में तो पूछा ही नहीं कि वो कौन सी है जिसको हम बदतमीजी के साथ खा सकते हैं, पूछो जरा। वो दोबारा से चम्मच भरकर मुंह में डालते हुए बोला। कौन सी है? वो मुश्किल से बोली, क्योंकि नूडल्स देखकर उसके मुंह में भर भर कर पानी आ रहा था। वो तो उसे एक चम्मच खिलाने के बाद फिर खुद ही खाया जा रहा था। दूसरी डिश का नाम है गोलगप्पे। कभी खाए हैं? नहीं खाए। ओ माय गॉड, तुमने कभी गोलगप्पे नहीं खाए? उसने आंखें फाड़कर बेयकीनी से पूछा। तो वो नाक सिकोड़ते हुए बोली, नहीं, मुझे नहीं खाने, पता नहीं कैसे गंदे हाथों से बनाते हैं। एक बार मैंने देखा था अंकल को, वो उसका जो पानी बनता है ना, उसमें इतनी ज़ोर ज़ोर से हाथ मार रहे थे, मुझे उबकाई आ रही थी, तभी से मैं नहीं खाती। अरे पागल लड़की, इसी का तो मज़ा होता है, और वो हाथ साफ करके बनाते हैं। वैसे डोंट वरी, मैं तुम्हें अच्छी जगह से खिलाऊंगा। वो नूडल्स की प्लेट ख़त्म करते हुए साइड पर रखते हुए बोला। थैंक्स, जैसे आपने मुझे नूडल्स खिलाए वैसे ही गोलगप्पे भी खिलाएंगे, वो चिढ़कर बोली। तो अंशुमन की आंखें फैल गईं। अरे कितने इल्ज़ाम लगाती हो, मैंने कहा तो था खा लो, अब तुम खुद ही नहीं खा रही थी तो इसमें मेरा क्या कसूर? वो सुकून से बोलता हुआ उसे चिढ़ा गया। जी जी, सारा कसूर तो मेरा है, मगर आपने अपनी स्पीड नहीं देखी थी, किस कदर भुक्कड़ों की तरह खाए जा रहे थे, जैसे कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला हो। वो चिढ़कर बोली, जिस पर अंशुमन को वो काफ़ी क्यूट लगी। ऐसे ही रहा करो नॉर्मल, पता नहीं मुझसे इतना डरती क्यों हो, जैसे मैं इंसान नहीं बल्कि कोई भूत हूँ। वो हल्के से उसके गाल को छूते हुए बोला। मुझे मत छुओ। वो दूर हटी। अच्छा चलो, कुछ और खाना है तो उठो, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाता हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना, आप अच्छी तरह जानते हैं मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं। उसके बोलने पर वो गहरी सांस लेते हुए कमरे से निकल गया। वो उसे जाते हुए और फिर खाली बाउल को देखने लगी जो जैसे उसका मजाक उड़ा रहा था। फिर वो गुस्से से कंबल तान कर लेट गई, मगर कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुला और वो दोबारा से उसके लिए नूडल्स बना कर लाया था। अब उठकर खा लो, वरना मैं तुम्हारे साथ खाने लगूं तो फिर से भूखी रह जाओगी। वो पास आकर बोला तो उसने एक पल में ही जल्दी से उठकर उसके हाथ से प्लेट ले ली और तेज़ी से खाने लगी। स्पीड इतनी तेज़ थी कि कहीं सच में अंशुमन दोबारा से छीन न ले।
अंशुमन मुस्कुराहट रोकते हुए उसे देख रहा था, जो बेहद लाड प्यार में पली शहजादी बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही थी। फिर नूडल्स खाकर फ्री हुई तो अंशुमन प्लेट उठाकर बाहर निकल गया। अगले दिन वो उसे साथ लेकर शॉपिंग पर गया। वहां जाकर अंशुमन ने एक एक ड्रेस उसके लिए खुद पसंद की थी। फिर वो उसे अपनी पसंद की ड्रेस चुनने के लिए दूसरी तरफ ले गया। वो शर्ट पसंद करके देती रही और वो वहीं पर ट्राई करने लगा। ये क्या कर रहे हैं, इस तरह सबके सामने चेंज करेंगे? उसने हड़बड़ाकर आसपास देखा, जहाँ सब लड़कियाँ उसी की तरफ देख रही थीं। अरे इट्स ओके यार, ये कौन सा मुझे पहली बार देख रही हैं? स्क्रीन पर तो मुझे बिना शर्ट के भी देखती रहती हैं। वो सुकून से बोलता हुआ अपनी शर्ट उतार कर आराध्या की पसंद की हुई शर्ट पहनने लगा। वो चोर निगाहों से एक नज़र उसे देख रही थी, जिसका कसरती बदन और सिक्स पैक एब्स हर एक की नज़र को अपनी ओर खींच रहे थे। फिर दूसरी साइड पर खड़ी लड़कियां जो उसकी तस्वीरें बना रही थीं, वो जल्दी से उसके सामने आकर खड़ी हो गई ताकि वे लड़कियां उसे देख न सकें। जब आराध्या के सामने आने से उनकी तस्वीरें नहीं बन पा रही थीं, तो वो उसके पास आकर बोली, सर प्लीज़ आपके साथ एक पिक ले सकते हैं बिना शर्ट के। वो जो अपनी शर्ट पहनने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था, लड़कियों ने पास आकर कहा, तो उसने एक नज़र आराध्या की ओर देखा, जिसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो अंदर से किस कदर जल रही है। अंशुमन अपनी मुस्कुराहट छुपाता हुआ लड़कियों की तरफ मुड़ा। क्यों नहीं, बिल्कुल। लड़कियां उसके पास आकर धड़ाधड़ तस्वीरें खींचने लगीं और एक ने तो उसके कंधे पर हाथ भी रख दिया। आराध्या अंदर ही अंदर जल भुन रही थी। लड़कियों के जाने के बाद उसने शर्ट पहनी और बाहर की ओर बढ़ा, मगर रास्ते में कितनी ही लड़कियों ने आकर उससे ऑटोग्राफ और पिक्चर्स ली। वो सबसे बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी। फिर वो उसे लेकर एक रेस्टोरेंट आया और खाना खाने के बाद घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में वो उससे बातें भी करता रहा, मगर वो सिर्फ हूँ हाँ में जवाब देती रही। फिर घर जाते ही वो फ्रेश होने चला गया, जबकि आराध्या वहीं लॉन्ज में बैठी बेचैनी से आज जो कुछ हुआ उसी के बारे में सोचने लगी। साथ ही साथ अपने नाखून भी चबाए जा रही थी और ये उस बात की निशानी थी कि वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा बेचैन थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? उसकी माँ अर्पिता जी ने पास आकर पूछा। कुछ नहीं, बस थक गई हूँ, वो कंधे झटक कर बोली। तो जाओ चाय पीकर आराम कर लो, रोजी से कहकर चाय तुम्हारे कमरे में भिजवा देती हूँ। अर्पिता जी ने कहा तो वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई, लेकिन रात को वो एक पल के लिए भी चैन से सो नहीं पाई थी। आंखों से वो मंजर जा ही नहीं रहे थे और वो झुंझलाकर उठ बैठी और अपने पास पड़े हुए टेडी को उठाकर सामने किया। देखो ना, मैं आज बहुत अलग सा फील कर रही हूँ, तुम्हें भी महसूस हो रहा है ना? तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं क्यों सोच रही हूँ अंशुमन के बारे में? मैं तो उसके साथ रहना भी नहीं चाहती, एक मिनट भी। एक मिनट, नैना को फ़ोन करती हूँ। वो एकदम चौंकी और फिर उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन कर दिया। हाय मेरी जान, कैसी हो? दूसरी तरफ से नैना ने कहा। नैना, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मुझे तुमसे कुछ मशवरा चाहिए। हाँ बोलो। दूसरी तरफ से उसकी बात पर नैना फ़ौरन बोली थी। आजकल अंशुमन बहुत बदला हुआ महसूस हो रहा है, पता नहीं इतना मेरा ध्यान क्यों रख रहा है। कल रात मेरे लिए खुद अपने हाथों से नूडल्स बनाए, मुझे शॉपिंग करवाई। मुझे सब कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे उसके साथ अच्छा लगने लगा है, और वैसे भी जैसे आज वो लड़कियों से बात कर रहा था, मुझे इस बात का भी बुरा लगा था। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? वो अब कुछ झुंझलाई हुई सी बोली थी। तू ऐसा कैसे कर सकती है आराध्या? तू नहीं जानती वो किस तरह का इंसान है। मैंने तुझे बताया था ना, उसका मकसद सिर्फ तुझे झुकाना है और ख़ुद को जिताना, और वो यही कर रहा है और तू झुक भी रही है। मैं पहले भी तुझे हमेशा समझाती रही हूँ, अगर तू उसे शादी करेगी ना तो हमेशा डर डर कर जिएगी। तू हमेशा अपने लिए आज़ादी के साथ जी, वो तेरी आज़ादी छीनना चाहता है। देखा ना, उसने फ़ोटोशूट भी तेरा अपने साथ करवाया था। वो किसी और के साथ तुझे बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, और आगे आगे तो न जाने वो तुझ पर कितनी कितनी पाबंदियां लगाएगा, और तू भी टिपिकल औरतों की तरह उसकी मोहब्बत के जाल में फंसकर अपना सब कुछ बर्बाद कर देगी। मेरी बात मान तो अपनी बात पर डटी रहे, वो कभी नहीं सुधर सकता। दूसरी तरफ से नैना बोलती चली गई। नैना ने हमेशा उसे अंशुमन से दूर किया था। जब जब वो अंशुमन के करीब होने की कोशिश करती, नैना उसके दिल में जहर भरती जाती, और ये बात आज तक किसी को पता ही नहीं थी। वैसे ही बेवकूफ़ आराध्या थी जो नैना को अपना हमदर्द समझ रही थी, जबकि नैना जैसी लड़कियां कभी भी किसी की हमदर्द नहीं हो सकती।
ना ही दूसरों को खुश रहने देती हैं। मगर ये बात आराध्या को समझ नहीं आती थी और आज भी नैना ने उसके दिल में फिर से गलतफहमियों की गांठ लगा दी थी, जो अंशुमन ने कितनी मुश्किलों से खोली थी। नैना से बात करने के बाद वो और भी ज़्यादा बेचैन हो गई। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह 5 बजे के वक्त उसकी आंख लगी। रूटीन के अनुसार अंशुमन अपनी एक्सरसाइज करने के बाद घर वापस आया और अपने लिए खुद ही एनर्जी ड्रिंक तैयार की और पीने के बाद अचानक ही आराध्या को देखने के ख्याल से उसके कमरे में आया। दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने का मंजर देखकर धीरे से मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो अपने फेवरेट टेडी के साथ लिपट कर सुकून से सो रही थी। वो 24 साल की हो चुकी थी, मगर अभी भी उसकी हरकतें 14 साल की बच्ची जितनी थीं। उसकी मासूमियत पर मुस्कुराता हुआ पास आया और झुककर धीरे से उसके लबों को छूते हुए बालों को पीछे हटाकर उसके माथे पर प्यार कर दिया। वो हल्का सा कसमसाई और अपने टेडी को अपने सीने से और भी भींच लिया। अरे वाह टेडी जी, हमसे अच्छे तो आप हैं कि मेरे महबूब ने आपको अपने साथ लिपटाया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, कुछ ही दिन की बात है, आपको हम ठिकाने लगा ही देंगे, फिर हम उनके टेडी बनेंगे। वो दिल ही दिल में उस टेडी से बात कर रहा था, फिर अपनी ही बात पर मुस्कुराकर दोबारा उस पर झुका और उसके चेहरे के हर नक्श को धीरे धीरे छूता चला गया। एक अजीब से एहसास से आराध्या की आंख खुली तो खुद पर झुके अंशुमन को देखकर हड़बड़ाकर उसे पीछे धकेलती उठ बैठी। आप, उसने कांपते शब्दों में कहा तो वो उसकी मासूमियत और उसकी हड़बड़ाहट देखकर हंसी बर्दाश्त करता एक कदम पीछे हुआ। क्या हुआ, डर गई? उसने चहककर पूछा। आराध्या ने एक पल के लिए अपनी नज़रें नीचे झुकाई, फिर जल्दी से चेहरा ऊपर किया। नहीं, बस कुछ अजीब सा फील हो रहा था। वो सर झुकाकर बेड से उठने लगी और जैसे उठी अंशुमन ने फ़ौरन उसके करीब जाकर उसका हाथ थाम लिया। कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जी करिए, उसने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। ये क्या बात हुई? तुम हमेशा ही दूर रहकर बात करने की कोशिश क्यों करती हो? कहते हुए वो दोबारा से उसके गाल पर हाथ रखकर उसे कांपने पर मजबूर कर गया था, जबकि वो गहरी सांस लेकर जल्दी से पीछे हटी। रात नैना की बातें याद आ रही थीं। ये क्या कर रहे हैं आप? आराध्या की आवाज़ लरजती हुई निकली। कुछ नहीं, बस मॉर्निंग विश कर रहा था। मुस्कुराते हुए दोबारा से वो उसके गालों की तरफ झुका तो वो अपने टेडी को खुद में भींचते हुए पीछे हटती दूर हटी। दूर रहिए मुझसे, वो घबराई हुई सी बोली तो अंशुमन के माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। जब जब तुम्हारे पास आता हूँ तो मुझे ऐसे इग्नोर करती हो जैसे मैं कोई अछूत हूँ। हालांकि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, हम दोनों पति पत्नी हैं, पूरे विधि विधान से शादी हुई है हमारी। और ये टेडी, इसे तो तुम अपने सीने से लगा कर रखती हो। वो गुस्से से उसके टेडी को छीनकर दूर फेंकते हुए दहाड़ा तो वो सहमकर पीछे होने लगी, जबकि एक झटके से उसे बाजू से खींचकर बेड पर लिटाते हुए उस पर झुका और नरमी से उसके लबों को अपने होठों में ले गया। उससे दूर होने के लिए मचलने लगी, मगर वो सितमगर आज उसे किसी भी तरह की छूट नहीं दे रहा था। बेबसी के एहसास से वो रोने लगी। अपने चेहरे पर उसके आंसुओं की नमी महसूस करता वो पीछे हटा और उसके साथ लेटते हुए गहरी सांस भरते अपने आप को नॉर्मल करने लगा, जबकि वो अब हिचकियों से रो रही थी। उसने एक नज़र उसे रोते हुए देखा, फिर उसका टेडी उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। आई एम सॉरी, उसके आंसू साफ करने के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोला तो वो जोर से आंखें मीच गई और पीछे हट गई, जबकि वो अपने बढ़े हुए हाथ की मुट्ठी बनाता पीछे हुआ और फिर बिना कुछ बोले तेजी से वहाँ से निकल गया। मगर जाते जाते उसका मोबाइल वहीं पर रह गया था। उसके जाने के बाद वो जल्दी से अपने मोबाइल से नैना का नंबर मिलाकर उसे सब कुछ बताने लगी और जब वो अपना मोबाइल वापस लेने उसी वक्त लौटा और नैना उसकी बातें सुनी तो जैसे पत्थर बन गया। नैना उसे भड़का रही थी और ये सब सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो बिना मोबाइल लिए ही अपने कमरे में वापस आ गया। कितनी ही देर तक वो बेचैनी से इधर से उधर टहलता रहा, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। उसे समझ आ चुका था कि वो जो भी रिएक्ट करती है वो खुद नहीं करती, बल्कि उसका ब्रेन वॉश किया जाता है और इसी वजह से वो ओवर रिएक्ट करती थी। वो अपना माथा मसलते हुए बैठ गया। उसे कुछ समय पहले की नैना से मुलाकात याद आई, कैसे नैना उसे भी भटकाती थी और वो इस कदर मिठास से बात करती कि खुद भी उसकी बातों में आ जाता। और यही कुछ आराध्या के साथ भी हो रहा था। जिस दिन उनका बोल्ड ब्राइडल ग्रूम फैशन शो था, उस दिन भी नैना ने उसे कहा था कि आराध्या तुम्हारे काबिल नहीं है।
मैं हमेशा आराध्या को समझाती हूँ, मगर आराध्या समझती ही नहीं। जब वो तुमसे नफरत करती है तो तुम क्यों उसके दीवाने हो। और अब उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, मगर वो ये नहीं जानता था कि नैना के दिमाग में क्या चल रहा है। और जो कुछ उसके दिमाग में चल रहा था उसे निकालने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर उसके दिमाग में एक झमाका हुआ, बर्थडे पार्टी। हाँ, मुझे बर्थडे पार्टी रखनी चाहिए। उसके कुछ दिन बाद ही उसका बर्थडे था। पापा और उसने सब घर वालों को बताया तो सब हैरानी से उसे देखने लगे। तुमने कभी आज तक अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, इस बार क्यों? शोभित जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस मेरा दिल चाह रहा है कि बचपन की यादों को ताज़ा किया जाए। फिर कुछ देर बाद वो अपनी शूटिंग के सिलसिले में शोभित जी के दफ्तर आया तो नैना भी वहीं पर थी। नैना शोभित जी की कंपनी में ही काम करती थी और शोभित के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को वही संभालती थी। हाय सर, चाय पियेंगे? नैना ने पास आकर बड़े नरम मुलायम अंदाज में पूछा। अगर आप अपने हाथों से बनाकर पिलाएंगी तो ज़रूर पियेंगे। वैसे मिस नैना, आप मुझे सर मत बोला करें, मेरा नाम लिया करें, अंशुमन। लीजिए ज़रा मेरा नाम और दोबारा पूछिए मुझसे चाय के बारे में। वो मुस्कुराते हुए बोला। अंशुमन, आप चाय पियेंगे? नैना ने मुस्कुराते हुए दोबारा पूछा। अरे, इतनी हसीन लड़की के हाथों से चाय तो किया, जहर भी पी लेंगे। वो उसकी तरफ झुकते हुए गंभीर अंदाज में बोला तो नैना खिलखिलाकर हंस पड़ी। अभी जाती हूँ और चाय बनाकर लाती हूँ सर। सॉरी अंशुमन। खिलखिलाती हुई वो वापस पलट गई। उसके जाते ही अंशुमन के हाव भाव बदल चुके थे। आराध्या से तो ये मेरे बारे में कुछ और ही बोल रही थी कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ और न जाने क्या क्या, और आज ये मुझसे इस तरह बात कर रही है जैसे मैं कोई बहुत महान इंसान हूँ। चल क्या रहा है इस लड़की के दिमाग में? वो दरवाजे की तरफ देखते हुए गहराई से सोचे जा रहा था और फिर सर झटक कर वहाँ मौजूद मॉडल की पिक्चर्स चेक करने लगा। कुछ देर बाद नैना उसके लिए चाय बनाकर ले आई। कमाल की चाय है, आपने खुद बनाई है क्या? उसने नैना से पूछा तो उसने सर हिला दिया। क्या बात है, ये गुण अपनी दोस्त में क्यों नहीं डाल देती? कहाँ आप इतनी समझदार और इतनी डिसेंट, और कहाँ वो बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करने वाली आराध्या। इतनी अच्छी दोस्त है वो आपकी, समझाया करो यार उसे। मेरा तो दिल ही नहीं करता उससे बात करने को अब। वो बोला तो नैना उसकी आखिरी बात पर एकदम से बोली। तो मत करो ना बात उससे, रिश्ता ख़त्म कर दो उससे। जिस रिश्ते में तकलीफ़ हो उसे ख़त्म कर देना ही बेहतर होता है। मुझे तो लगता है कि वो शायद किसी और को पसंद करती है। मुझे हमेशा ही उसके अंदाज से ऐसा ही लगा, और मैंने तो उसे किसी लड़के से बात करते हुए भी देखा था, नैना ने जल्दी से कहा। उसकी आखिरी बात पर अंशुमन का दिल किया कि वो उसका मुंह तोड़ दे। वो कभी ये ख्याल भी नहीं कर सकता था कि उसकी आराध्या किसी गैर मर्द से बात भी कर सकती है, मगर ये घटिया लड़की उसके किरदार तक पर शक करवा रही थी। मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये बात जाननी ही पड़ेगी कि आखिर वो लड़का है कौन। आप मेरी मदद करेंगी? लेकिन एक शर्त है, आप अपनी दोस्त को कुछ नहीं बोलेंगी। मेरा और आपका राज हमेशा हमारे बीच रहेगा। वो उसके पास आकर उसका हाथ थामकर बोला तो नैना ने शर्माकर सर झुका लिया। फिर कितनी ही देर तक वो दोनों बातें करते रहे। अंशुमन ने उसे अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया। जिस दिन उसकी बर्थडे पार्टी थी, सुबह उसने नैना से कहा था कि वो साड़ी पहन कर आए। चौहान विला का लॉन रोशनियों से जगमगा रहा था और बहुत सारे मेहमान जो कि शोबिज से ही ताल्लुक़ रखते थे वहां पहुंच चुके थे। आज की पार्टी में सबका पसंदीदा टॉपिक अंशुमन और आराध्या की शादी थी। नैना भी वहां पर आ चुकी थी और आराध्या उसे देखकर काफ़ी हैरान थी। मगर जब उसने बताया कि अंशुमन ने उसे इनवाइट किया है तो आराध्या को न जाने क्यों बुरा लगा। फिर जब उसने आराध्या को छोड़कर नैना के साथ डांस किया तो सब लोग इस बात को डिस्कस करने लगे, जबकि आराध्या गुस्से से वहाँ से चली गई। वो केक काटने लगा तो उसने देखा कि आराध्या नहीं है, तो उसे लाने के लिए वो अंदर की ओर बढ़ा कि उसके पीछे ही नैना भी आ गई। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं और आप उसे लेने जा रहे हैं जिसे ज़रा भी आपकी खुशियों की परवाह नहीं। जो इंसान आपकी कदर नहीं करता ना, उसके लिए ख़ुद को रोलते नहीं हैं। मैं आपकी दोस्त होने के नाते आपको ये मशवरा दे रही हूँ, नैना ने पास आकर धीरे से कहा। तब उसकी बात पर वो कुछ कहने ही वाला था कि उसे लिविंग रूम के दरवाजे पर शीशे से आराध्या की परछाई दिखाई दी, मगर नैना इस बात से बेखबर थी। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम,
वाकई मैं किसी की खातिर अपनी खुशियों को क्यों तबाह करूं, जिसे मेरी परवाह नहीं। खैर, तुम मेरी परवाह करती हो ना, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने मिरर में से आराध्या की परछाई को कनखियों से देखते हुए पूछा, जो उसकी बात पर फटी फटी निगाहों से देख रही थी। क्या वाकई आप मुझसे शादी करेंगे? मतलब आपको मैं अच्छी लगती हूँ ना? वो एक्साइटेड अंदाज में बोली। हाँ, बहुत अच्छी लगती हो, बिल्कुल मेरे मिजाज की। और मैं जानता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत ज़रूर करोगी, कभी मुझे मायूस नहीं करोगी। जिस मोहब्बत को मैं आराध्या से चाहता था, वही मोहब्बत तुम मुझे दोगी। वो उसका हाथ थाम कर बोला, ऑफ कोर्स, मैं तो आपसे तब से मोहब्बत करती हूँ जब से पहली बार आपको देखा था। पता है, जब आपने आराध्या से शादी कर ली थी, मैं बहुत टूट गई थी। लेकिन देखिए भगवान ने मुझे कैसे मेरे सब्र का फल दे दिया। मुझे मेरी मोहब्बत मिल रही है, मैं बहुत खुश हूँ। वो तेज़ी से बोलती जा रही थी और आराध्या ने अपने कांपते वजूद को सहारा देने के लिए सोफे को थामा और वहीं बैठ गई। चलो फिर चलते हैं बाहर, केक कट करते हैं। वो उसका हाथ थाम कर बोला और बाहर की ओर बढ़ गया। फिर केक काटने के बाद वो ख़ास तौर पर नैना को उसके घर तक छोड़ ले गया। फिर काफ़ी देर वो यूं ही बेवजह सड़कों पर इधर उधर घूमता रहा। तुमने जो भी आज तक गलतियां की हैं ना आराध्या, अब तुम खुद ही उनको सुधारोगी। हमारे बीच की ये दूरियां बढ़ना यूं ही बनी रहेंगी। तुम्हें अब समझना होगा कि नैना तुम्हारे साथ सच्ची नहीं है। और वैसे भी पति पत्नी की बातें कभी किसी तीसरे से डिस्कस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जलन के मारे होते हैं। और शैतान का तो सबसे बड़ा हमला पति पत्नी के रिश्ते पर ही होता है, जो किसी भी रूप में आकर गिरता है। हमारे रिश्ते में वो रूप नैना का था, मगर तुम समझ ही नहीं पाई। वो सोचता रहा। फिर जब वो रात को घर लौटा तो लॉन्ज में बैठी आराध्या को देखकर चौंक गया। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अभी कमरे में आकर वो वार्डरोब के सामने खड़ा था कि पीछे से आराध्या की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी। समझते क्या है आप खुद को? क्या मैं आपका कोई खिलौना हूँ कि आपका जी भर गया तो किसी और के संग चल दिए? उसकी बात पर वो खुद पर काबू पाता हुआ पलटा और उसके पीछे आया। जो भी कहना चाहती हो खुलकर कहो, वो गुस्से भरे अंदाज में बोला। शर्म नहीं आती? मेरी दोस्त के साथ अफेयर चला रहे हैं आप? और उसे प्रपोज तक कर दिया। वो गुस्से से चटक कर बोली थी। आंसू गुलाबी गालों पर बहने लगे थे। हाँ, तो इसमें गलती भी तो तुम्हारी है ना? अंशुमन ने कहा। कब तक बर्दाश्त करूं? फिर चाहे जाने का एहसास तो बहुत अच्छा होता है ना? और नैना, वो मुझे पता नहीं कितने सालों से प्यार करती आ रही है। जब कोई मुझे इतना चाहेगा तो मैं उसका हाथ थामूंगा ही ना। तुम तो मुझसे मोहब्बत करती ही नहीं हो। यही कहती थी ना तुम कि तुम मुझे देखना भी पसंद नहीं करती। प्यार करना तो दूर की बात है, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती हो। और अब अचानक से क्या हो गया तुम्हें? बल्कि मैं तो तुम्हारी खुशी की खातिर ही खुद ही तुम्हारे रास्ते से हट गया हूँ। तो जाओ अपनी ज़िंदगी जियो जैसे जीना चाहती हो, तुम पर कोई रोक टोक नहीं है। वैसे भी मैंने पहले भी कभी कोई रोक टोक नहीं की, लेकिन तुम्हारे दिमाग में न जाने कौन सा जहर बना था कि तुम्हें मेरी मोहब्बत नज़र ही नहीं आ रही थी। खैर, सुबह सबके सामने ही मैं ये बात रख दूंगा कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। गुस्से भरे लहजे में बोलता हुआ वो पलटने लगा तो वो एकदम से उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ गई। कैसे कर सकते हैं आप ये बात? मैं आपसे मोहब्बत करने लगी थी और मुझे अच्छा लगता था कि आप मुझे चाहते हैं, मगर मैं क्या करती? मुझे नैना ने इस बात पर उकसाया कि आप मेरे काबिल नहीं और मेरी आज़ादी छीनना चाहते हैं, मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। इसीलिए मैं उसकी बातों में आकर ये सब करती गई। वो अच्छी लड़की नहीं है, प्लीज़। वो उसका हाथ थाम कर बोली। तो नैना से जलन में अब इस हद तक गिर गई हो कि उसे बदनाम करने लगी हो? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम ये सब जलन में आकर कर रही हो ताकि मुझे कोई प्यार करने वाली ना मिल सके। मैं नैना की मोहब्बत को नहीं ठुकरा सकता। अब तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि मुझे चेंज करना है। वो कठोरपन से बोला तो आराध्या रोती हुई अपने कमरे में चली आई। पूरी रात उसने रो रो कर गुजारी थी, लेकिन सोया तो अंशुमन भी नहीं था। वो कैसे सो सकता था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी आराध्या, उसकी जान इस वक्त तकलीफ में है, मगर वो ये सब सिर्फ और सिर्फ उसके भले के लिए ही कर रहा था। वो जानता था कि वो अपना मकसद खुद समझेगी और उसे यह एहसास आएगा कि दुनिया उसकी तरह सादा और मासूम नहीं होती। पूरी रात वो सुलगता रहा। अगले दिन वो ऑफिस में बैठा हुआ था कि नैना उसके पास आई। आज वो ज़्यादा ही नज़ाकत से तैयार होकर आई थी और बहाने बहाने से बार बार कभी
उसके कंधे पर हाथ रख देती, कभी उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करती। वो उसकी हरकतों से सख्त झुंझलाहट का शिकार था, मगर बर्दाश्त करते हुए मुस्कुराकर बातें करता रहा। कुछ देर गुजरी थी कि आराध्या उसके ऑफिस में आ गई। उस वक्त नैना उसके हाथ थामे गले से लगे इजहार मोहब्बत कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के साथ इस तरह बेहुदा हरकत करने की? वो चिल्लाकर बोली तो नैना हड़बड़ाकर उठ बैठी, मगर फिर जल्दी ही खुद को संभाल गई। ये मोहब्बत है जो तुम जैसी लड़की समझ नहीं सकती। आराध्या, तुमने तो ना कदर की अंशुमन की और ना मोहब्बत की। मैं उन्हें वो मोहब्बत दे रही हूँ जो तुमसे वो चाहते थे, और हम बहुत जल्द एक होने वाले हैं। उसने उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा तो वो तीर की तरह उसके पास आई और खींचकर एक थप्पड़ दे मारा। तुम एक घटिया लड़की हो। मुझे क्या पता था तुम दोस्त के रूप में एक नागिन हो जो मुझे ही डसना चाहती हो। तुम्हें मेरा ही घर मिला था, मेरा ही पति मिला था, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुमने जितना मेरी ज़िंदगी को ख़राब करना था कर दिया, मगर अब मैं सब कुछ ठीक करूंगी। कहते हुए वो जल्दी से अंशुमन की तरफ बढ़ी और उसके सीने से लग गई। प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैं नहीं रह सकती आपके बिना। मैं वादा करती हूँ कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। वो आखिरकार इजहार कर चुकी थी, जिसे सुनने के लिए वो न जाने कब से तरस रहा था। दिल तो चाह रहा था कि उठकर झूमने लगे, मगर खुद पर काबू पाते हुए उसने निगाहें फेर लीं। बस हो गई तसल्ली। वो तो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। अब जाओ यहाँ से, तुम हमारे बीच मत आओ, यही अब तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरी मोहब्बत का असर अंशुमन के दिल पर हो ही गया है, और देखो मेरी मोहब्बत सच्ची थी, इसीलिए सब कुछ मुमकिन हो पाया। अब तुम यहाँ से दफ़ा हो सकती हो, नैना ने गुस्से से कहा। तो वो अपने आंसू साफ करते हुए अंशुमन से अलग हुई, जिसने उसे तसल्ली देने के लिए अपने हाथ बिल्कुल भी नहीं उठाए थे। बस यूं ही चुपचाप पत्थर बना खड़ा रहा। तुम्हें अगर ये लगता है कि तुमने अंशुमन को पा लिया है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं और तुम्हारी मोहब्बत नहीं, एक फ़रेब है। तुमने फ़रेब करके मेरे अंशुमन को मुझसे दूर किया है, मगर बहुत हुआ। तुम यहाँ से अभी और इसी वक्त निकलो, ये मेरे डैड का ऑफिस है। वो गुस्से से चिल्लाई। देख रहे हैं अंशुमन किस तरह बात कर रही है मुझसे। खैर कोई बात नहीं, मेरे साथ अंशुमन है ना, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और ये जॉब तो मैं अंशुमन के लिए ही कर रही थी। अब अंशुमन ही मेरे साथ है तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कहते हुए वो अंशुमन की चेयर के पास आई और उस पर बैठे अंशुमन के कंधे पर हाथ रख दिया। आराध्या गुस्से से उठी और उसको बाजू से खींचकर जोर का धक्का दिया। वो जमीन पर जाकर गिरी। फिर वो दोनों एक दूसरे पर जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिससे सारा स्टाफ केबिन के बाहर इकट्ठा हो गया। शोभित जी भी जल्दी से अंदर आए। ये सब क्या हो रहा है? वो चिल्लाए। पापा, इस लड़की ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये अंशुमन को मुझसे छीनना चाहती है। इसने मुझे हमेशा अंशुमन के खिलाफ भड़काया। वो शोभित जी के सीने से लगकर रोते हुए बोली, अरे इसमें कसूरवार तुम हो, मैं तो तुम्हें नहीं भड़काती थी। तुम खुद ही अंशुमन को पसंद नहीं करती थी, तो मैंने तो बस यही कहा था कि छोड़ दो उसे। अब देखो अंशुमन कैसे आंसू बहाकर मासूम बन रही है। ये खैर, ये जो कुछ मर्जी कर ले, हमें अलग नहीं कर सकती, है ना अंशुमन? वो फिर से अंशुमन के करीब आकर बोली। अंशुमन ने एक निगाह उस पर डाली और दूसरी प्यार भरी निगाहों से आराध्या को देखा, जिसे वो अब और रोता हुआ नहीं देख सकता था। सॉरी, आप कौन? मैं तो आपको नहीं जानता मिस, और मैं और आप कभी एक हुए हैं जो अब अलग नहीं हो सकते। मैं तो हमेशा से ही आराध्या का था और रहूँगा, वो सुकून से बोला। जहाँ पर आराध्या का बुझा हुआ चेहरा खिल उठा था, वहीं नैना का रंग सफ़ेद पड़ गया। ये क्या कह रहे हैं? कल रात ही तो आपने मुझसे कहा था कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। नैना ने अब इस बात से उसे देखते हुए कहा, नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो क्या है ना कि लिविंग रूम के पास मेरी जान खड़ी थी और हमें देख रही थी, तो मैंने सोचा चलो उसे थोड़ा जलन करा दे ताकि उसके दिल में जो कुछ है वो बाहर आ सके। और देखो आज उसने इकरार भी कर लिया। वो मुस्कुराते हुए उठा और जाकर आराध्या को अपनी बाहों में ले लिया। कैसे कर सकते हैं आप ये? किसी लड़की के जज्बातों के साथ कैसे खेल सकते हैं? आपने मेरी मोहब्बत को मजाक बना दिया, नैना गुस्से से चिल्लाई। चिल्लाओ मत मिस नैना। और हाँ, तुमने अपना मजाक खुद बनाया है। तुम मेरी पत्नी को भटकाती रहीं और तुम्हें लगा मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। वो गुस्से से फुनकारता हुआ बोला था। आप इस बेवकूफ़ लड़की की बातों में यकीन कर रहे हैं? ये झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, नैना ने कहा।
झूठ वो नहीं, झूठ तुम बोल रही हो, क्योंकि मेरी आराध्या कभी झूठ नहीं बोलती। और हाँ, अपने इस गुनहगार कानों से मैंने खुद सुना था। कुछ दिन पहले जब आराध्या ने तुम्हें फ़ोन किया था और तुमने उसे जो कुछ जवाब दिए वो सब मैंने सुन लिए थे। न जाने कितने समय से तुम उसका ब्रेन वॉश कर रही थी, वो गुस्से से बोला। उन दोनों के साथ साथ शोभित जी भी चौंक गए। मैंने ये सब कुछ उसकी असलियत सबके सामने लाने के लिए किया, और ख़ास तौर पर अपनी आराध्या को तुम्हारे जहर से बचाने के लिए। और जहर का जवाब अक्सर जहर से ही दिया जाता है। मैंने तुम्हारी जो ख्वाहिश थी उसके मुताबिक बात की, तो तुम जो आराध्या की बेस्ट फ्रेंड होने के दावे करती थी, उसकी सच्चाई अब सामने आ गई। अंकल जी, इस लड़की को हमेशा से हम दोनों का रिश्ता खलता था, और इस रिश्ते को ये किसी भी तरह ख़त्म करना चाहती थी। इसीलिए ये हर वक्त आराध्या को मेरे खिलाफ भड़काती रही, और आराध्या अपनी नादानी में इसकी हर बात मानती चली गई। जब जब उसने कुछ भी हमसे कहा, ये खुद नहीं बोलती थी, बल्कि आराध्या के अंदर ये लड़की नैना बात करती थी। मुझे गुस्सा है आपकी बेटी पर, मगर क्या करूं, उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत भी है, और ये कभी कम नहीं होगी। वो सच्चाई से बोलता जा रहा था, और आराध्या शर्मिंदगी की गहराइयों में उतर गई। शोभित ने गुस्से से नैना को वहाँ से जाने को कहा, और फिर पहली बार आराध्या के चेहरे पर एक थप्पड़ रख दिया। वो अपने चेहरे पर हाथ रखे हैरत से अपने पापा को देखने लगी। अरे अंकल, क्या कर रहे हैं यार? वो तड़प कर उसकी तरफ बढ़ा और उसके लाल होते गाल को सहलाते हुए उस पर प्यार कर लिया, तो वो सिसकियाँ लेते हुए अंशुमन के सीने से लग गई। ये कब बड़ी होगी, कब तक बच्ची रहेगी? और कसूरवार मैं हूँ कि हमेशा इसकी गलतियों को नज़रअंदाज करता रहा, और ये किसी और की बातों में आकर अपना घर खराब कर रही थी। अपने डैड पर यकीन नहीं था। तुम्हारे लिए अगर मैं इस शख्स को चुन रहा था तो इसकी वजह ये थी कि यह हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। शोभित दहाड़ते हुए बोले, तो वो और भी हिचकियों के साथ रोने लगी। जिंदगी में पहली बार उसे ये थप्पड़ पड़ा था, और वो भी अपने पापा से, तो सदमा काफ़ी बड़ा था। जाओ, बाहर ड्राइवर इंतजार कर रहा है, घर चलो, मैं घर आकर बात करूँगा, और तुम मेरे साथ चलो। शोभित आराध्या को डांटने के बाद अंशुमन को गुस्से से डपटते हुए बोले, और फिर अंशुमन का हाथ पकड़कर मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ गए। वहाँ एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के बाद वो दोनों अकेले बैठे थे, और शोभित किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। अब मुंह क्यों लटकाया रखा है आपने ससुर जी? हालांकि लटकाना तो मुझे चाहिए। बीबी मेरी जिसे आपने थप्पड़ मार दिया, उसे रुलाते हुए घर भेज दिया, और मैं यहाँ पर बैठा झक मार रहा हूँ। अंशुमन इंतहाई चिढ़ते हुए अंदाज में बोला, तुम अपनी बकवास बंद ही रखो। अगर ये सब कुछ हुआ था तो क्या तुम मुझे बता नहीं सकते थे? मेरे पास आकर सब कुछ कह नहीं सकते थे? किसी और लड़की के साथ अफेयर चलाने की क्या ज़रूरत थी? तुम सिर्फ मेरी बेटी के हो, ये बात याद रखना। शोभित ने गुस्से से कहा, तो वो गहराई से मुस्कुरा दिया। जानता हूँ गुस्सा किस चीज़ का है। अपनी लाडली को पहली बार थप्पड़ मारा था तो सख्त झुंझलाए हुए हैं। क्या है यार ससुर जी, गुस्सा है तो मुझ पर ही निकालना था। हालांकि मैंने थोड़ी कहा था कि आप उसको थप्पड़ मारें, वो कराहते हुए बोला। कभी कभी हमें भलाई के लिए कड़ा थप्पड़ मारना ही पड़ता है। शोभित एक झटके से बोले, मानो खुद को ही तसल्ली दे रहे हों। पहले खुद ही बिगाड़ा और अब बेचारी मासूम को थप्पड़ भी मार दिया। शैमानियो, पता है कितने मोटे मोटे आंसू लेकर यहाँ से गई है? मेरा तो दिल बैठ गया। अंशुमन सीने पर हाथ रखते हुए बोला, और फिर सामने पड़ी पानी की बोतल को मुंह लगा दिया। शोभित को और भी अफसोस होने लगा। फिर कुछ देर बाद वे घर वापस आए और सीधे आराध्या के कमरे में पहुंचे। उम्मीद के अनुसार वो अपने टैडी को गले लगाए रो रही थी। अंकल, ये 24 साल की लड़की आखिर बड़ी कब होगी? वो सख्त झुंझलाहट भरे अंदाज में बोला। उसकी आवाज़ सुनकर वो अपने आंसू पोंछती हुई नाराज़गी से अपने पापा को देखने लगी। बड़ी तो हो गई है, और कितना होगी? शोभित ने कंधे उचकाते हुए कहा। अगर बड़ी हो गई होती तो मुझे गले लगाकर रो रही होती, ना कि इस तरह टैडी को गले लगाकर। भला टैडी को गले लगाकर कौन रोता है यार? शोभित के सामने उसकी बेबाकी पर वो शर्म से लाल हो गई। तुम्हारे अंदर शर्म कब आएगी? इतना भी नहीं पता ससुर के सामने क्या बात करनी चाहिए, बेशरम। शोभित ने उसकी एक धप लगाते हुए कहा। देख रही हो अपने डैड को? पहले तो तुम्हें थप्पड़ मारा और अब मुझे मार रहे हैं। वो अब गुस्से वाली निगाहों से अपने पापा को देख रही थी। बेशरम इंसान, बाप बेटी के बीच फूट डलवाते शर्म नहीं आती? शोभित ने दांत पीसते हुए कहा, तो वो हंसता हुआ जाकर आराध्या के साथ बैठ गया
और दूसरी साइड पर शोभित और दूसरी साइड पर वो था। सॉरी बच्चा, शोभित ने अपना एक कान पकड़ते हुए कहा तो वो रोती हुई उनके सीने से लग गई। अंशुमन मुस्कुराता हुआ दोनों बाप बेटी को देख रहा था। फिर वे कितनी ही देर तक बातें करते रहे। फिर शोभित उठकर खड़े हुए। तुम दोनों बैठकर बातें करो, तुम्हारे बीच जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करो ताकि तुम्हारी शादी की डेट फिक्स की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने 1 घंटे के बाद हमें अकेला छोड़ने का सोचा, अंशुमन ने मुंह बनाते हुए कहा तो शोभित उसे मुक्का दिखाते हुए बाहर की ओर चले गए। कुछ बोलना है तुम्हें? उसे हाथ मसलते देख वो धीरे से बोला, सॉरी, अब से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। आई एम रियली सॉरी। वो अपने दोनों कान पकड़ते हुए सुबक सुबक कर रोती हुई बोली तो अंशुमन को उस पर ढेर सारा प्यार आ गया और उसने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। मेरी जान, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मैंने कल से आज तक तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना? वो उसकी ठोड़ी को थामते हुए बोला तो वो जल्दी से सिर हाँ में हिलाने लगी और अंशुमन ने जैसे ही उसे घूर कर देखा वो फिर से जल्दी से सर ना में हिलाने लगी। उसकी सदा पर मुस्कुराता हुआ वो उसके चेहरे के हर नक्श को धीरे धीरे चूमता चला गया। उसने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ा और उसकी शिद्दतों पर शर्माकर उसके सीने में चेहरा छुपा गई। वो उसे खुद से लगाए आंखें मूंद कर आने वाले उस हसीन वक्त के बारे में सोचने लगा जो इससे भी ज़्यादा हसीन होने वाला था, क्योंकि गलत फहमियों के बादल छट चुके थे। दोस्तों, आज का हमारा ये नॉवल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियों के लिए, रोमांटिक नॉवेल्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी नए रोमांटिक नॉवल के साथ।